गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे जो हम टॉपिक आपका कवर करेंगे वो आपका इमेटिक्स, वही जो आपका 4th यूनिट का सेकंड टॉपिक है आपका इमेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था आपका एक्सपेक्टोरेंट्स। इस बार जो आज हम कवर करेंगे इमेटिक्स। इमेटिक्स वर्ड आया है इमेसिस से। इमेसिस जो वर्ड होता है आपका, ये वर्ड आया आपका इमेसिस। इमेसिस का मतलब होता है आपका टू वोमिट, उल्टी, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं उल्टी करना, वही चीज़ होती है, उसी को बोलते हैं इमेसिस। तो एक्चुअल में इमिटिंग क्या होता है आपका, इमिटिक्स वो ड्रग्स होते हैं। जैसे उल्टी में क्या होता है, कुछ भी हमारे जो पेट के अंदर कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स आपके माउथ से और कभी कभी नाक के थ्रू क्या होता है आपके कंटेंट्स और बॉडीज हमारे बाहर आ जाते हैं। उसी चीज़ को हम आम भाषा में जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं हम उल्टी बोलते हैं, वहीं इंग्लिश में इमेसिस या वोमिटिंग बोलते हैं। ये ड्रग वो ड्रग्स होते हैं, वो कंपाउंड्स या वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे, जब उसको हम अगर एडमिनिस्टर्ड लेते हैं, उसको जब हम खाते हैं कि हमारी बॉडी में उसको एडमिनिस्टर्ड की जाती है बाय एनी रूट, ओरल या फिर आपका क्या नाम है आईवी, जिस रूट से भी उसको एडमिनिस्टर्ड करेंगे। एडमिनिस्टर्ड करने के बाद ये क्या करता है, हमारे स्टोमक के अंदर जो भी कंटेंट्स प्रेजेंट है उस कंटेंट्स को थ्रू माउथ और थ्रू आपके नोज़, कभी कभी नोज़, नाक के द्वारा भी उसको क्या करता है, फोर्सफुली उसको बाहर निकालता है। फोर्सफुली बाहर निकालेगा मीन्स उसको लेने के बाद वो कंटेंट आपके स्टोमक में जो भी रहेगा वो बाहर आना ही आना है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम आपका, उसी ड्रग्स को बोलते हैं हम इमेटिक्स, या वैसे एजेंट्स या वैसे केमिकल कंपाउंड जो आपका इमेसिस कॉज करें, फोर्सफुल इमेसिस कॉज करें, मतलब आपके स्टोमक के अंदर जो भी कंटेंट है उसको स्टोमक आपके माउथ के थ्रू या कभी कभी नोज़ के थ्रू बाहर निकालें, उसी ड्रग्स को बोलते हैं हम इमेटिक्स बोलते हैं। इसका मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो देखेंगे यूज़, वैसे सिर्फ मेन यूज़ हम करते हैं आपका खासकर पॉइजनिंग के केस में करते हैं, यूज़ डिटेल में भी आप देखेंगे। अब जो भी हम इमेटिक्स यूज़ करते हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट टॉपिक, वो दो तरह के होते हैं, एक लोकली एक्टिंग और दूसरा आपका सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक्स। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, लोकली एक्टिंग, जहाँ ये वर्ड आता है लोकल एक्टिंग, लोकल का मतलब होता है जहाँ हम अप्लाई करते हैं ये वहीं पर अपना मोड ऑफ एक्शन, अपना काम कैसे करेगा ये शो करता है। कुछ कुछ ड्रग ऐसे होते हैं आप उसको ले, जैसे आपका क्या नाम है हाथ में सपोज आपको दर्द हो रहा है तो कुछ एक क्रीम होते हैं, आपके पेन जेल्स आते हैं उसको लगाते हैं, एक आपके टैबलेट आते हैं ओरली लेते हैं, माउथ में आपके ओरली माउथ के थ्रू लेते हैं, स्टोमक में जाता है, फिर आपको हाथ के पेन को दूर करता है। तो उसको हम लोकली नहीं बोलेंगे। लोकली किसको बोलेंगे, मतलब जैसे आपके हाथ में यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हुआ, वहाँ पर हम क्या है कि आपके जो जेल लगाते हैं, जो आपकी पेन किलर्स की जेल बहुत सारी, जैसे बोलनी आती है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है, तो उसको जैसे हम लगाएंगे वो क्या होगा आपका, वो चीज़ आपकी क्या नाम है वहाँ पर एक्ट करेगा, वहाँ की पेन को ख़त्म कर देगा। तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं लोकली। तो ये बहुत जगह आप आगे पढ़ेंगे। लोकली एक्टिंग आपका इमेटिक्स हो गया, लोकली एक्टिंग जो भी अलग अलग कैटेगरी की। तो जहाँ ये वर्ड है लोकली एक्टिंग, मतलब जहाँ पर इसको अप्लाई किया गया मोड ऑफ एक्शन वहीं पर शो करना स्टार्ट कर देता है। तो पहला है लोकली एक्टिंग इमेटिक्स। ये क्या करता है, जैसे इसको हम लेते हैं, इसको जैसे एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, स्टोमक में जाते हैं, तो स्टोमक की जो मिकोसा होती है, मिकोसा मतलब जैसे ये स्टोमक आपका है, तो स्टोमक मिकोसा जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इस आउटर मोस्ट लेयर में क्या करेगा, यहाँ पर इरिटेशन कॉज करना स्टार्ट करेगा। इरिटेशन कॉज करेगा तो ये मसल जो होते हैं क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन अगेन स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो भी स्टोमक से कंटेंट होंगे, ये कंटेंट इस आपके इसोफेगस और माउथ के होते हुए आपके क्या होता है, माउथ के थ्रू आपके बॉडी से हमारे बाहर आ जाता है। तो ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं हम लोकली एक्टिंग इमेटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। किसी किसी बुक में क्या करते हैं पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट भी लिखते हैं, क्योंकि पी पहले आता है एस से, तो कोई पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट लिखता है, कोई सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिखता है, दोनों एक ही ड्रग है आपका। तो ये पहला आपका लोकली एक्टिंग इमेटिक्स है। दूसरा आपका सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक्स। सेंट्रली, ये वर्ड सेंट्रल का मतलब आपका जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे रिलेटेड है आपका। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, ब्रेन में जो आपका मेडुला है, मेडुला में एक आप HEP पढ़े होंगे, मेडुला में आपका वेंट्रिकल 4 होता है, वहाँ पर एक सेंटर होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है CTZ, जिसका मतलब होता है केमो, C फॉर केमो रिसेप्टर, T फॉर ट्रिगर, Z फॉर जून। तो ये मतलब हमारे वेंट्रिकल 4 होता है, वहाँ पर एक ऐसा सेंटर आपका पॉइंट प्रेजेंट रहता है, जिसको जैसे कोई केमिकल उसको जाके या कोई कंपाउंड उसको जाके जैसे एक्टिवेट करेगा, उसका मेन काम क्या होता है, वहाँ से वो जैसे एक्टिवेट करेगा वहाँ से इम्पल्स, आपके नर्व इम्पल्स आएंगे, मैसेज आएगा, और जो भी हमारे स्टोमक के अंदर कंटेंट है उस कंटेंट को फोर्सफुली हमारे स्टोमक से माउथ के थ्रू क्या करता है, वो बाहर कर देता है। ये इसका काम होता है CTZ का। एक काम ये भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक काम ये भी आपका होता है।
ये ड्रग जो होते हैं सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं उस जोन को जो हमारे ब्रेन के अंदर सीटीजेड प्रेजेंट है, इस जोन को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। जैसे ही स्टिमुलेट एक्टिवेट करेंगे आपके ब्रेन से डायरेक्टली मैसेज आता है स्टोमक के अंदर, और स्टोमक के अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट फोर्सफुली आपके स्टोमक से इसोफेगस माउथ के होते हुए आपके क्या होती है, बाहर, आपके माउथ से बाहर आ जाती है। तो उसी ड्रग को बोलते हैं हम सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक्स बोलते हैं, डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। एग्जाम्पल आपका है मॉर्फिन एंड एपोमॉर्फिन, ये एग्जाम्पल आपका है। नेक्स्ट इसमें हम इसका यूजेज देखेंगे। यूजेज जो मेनली इसका 3 मेन यूजेज होता है, 2 उसमें से खासकर आपको होते हैं कफ सिरप में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा कफ सिरप में 2 जगह हम यूज़ करते हैं। पहली कफ सिरप में हम यूज़ करते हैं लो डोजेस टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद होगा स्पेक्टोरेंट्स का, तो वहाँ भी हमने एक क्लासिफिकेशन कराया था जो गैस्ट्रिक आपका लोकल इरिटेशन का आपका जो स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन होती है, स्टोमक की जो म्यूकोसा होता है आपका, तो जैसे आपके बताया कि जो स्टोमक होती है, स्टोमक की जो म्यूकोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है, स्पेक्टोरेंट्स भी क्या करते थे, इसी को इरिटेशन कॉज करते थे। इरिटेशन कॉज करने से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो सेम चीज़ यहाँ भी आपका होता है। तो ये भी जितने भी जो क्लासिफिकेशन में पहला आपका बताया लोकली एक्टिंग, जो स्टोमक के म्यूकोसा जो है उसको इरिटेट करता है। तो जैसे ये इरिटेट करेगा, इरिटेशन को कॉज करेगा, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी, यहाँ से जो भी कुछ भी आपका जो कंटेंट है थोड़ा बहुत ये भी बाहर आने का कोशिश करेगा। तो इसके बाहर आने के जब ये बाहर यहाँ से स्टोमक से ऊपर जब बाहर आएगा, तो इससे क्या होगा, जो आपको इसोफेगस फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जिससे क्या होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कुछ भी जो फंस गई उसको बाहर निकालने में क्या करता है, आसान करता, बहुत इजी कर देता है। मीन्स इजीली जो सिर्फ अकेले एक्सपेक्टोरेंट से निकलने में जो आपकी स्पटम है या कुछ और आपकी अनवांटेड चीज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस गई, इसको निकलने में जो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इस ड्रग को डालने से क्या होता है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और उसका स्पटम का बाहर आना या दूसरे अनवांटेड चीज़ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस गई उनका बाहर आना क्या होता है, आसान हो जाता है, ईजिली वो बाहर आ जाते हैं। पहला डोज आपका, पहला यूजेस ये होता है। दूसरा यूजेज है अगेन कफ सिरप। ऐसे कफ सिरप जो कंटेनिंग एडिक्टिंग एक आपको बताया था स्पेक्ट्रेंट, जो आपके स्पेक्ट्रेंट स्टार्ट किया था, एक एंटीट्रेसिव होती है, आप बाद में पढ़ेंगे भी। एक्चुअल में जो कफ होता है, कफ के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, एक उसमें हम करते हैं स्पेक्ट्रेंट और दूसरा यूज़ करता हम एंटीट्रेसिव के रूप में। एंटीट्रेसिव में क्या होता है, जैसे आपको बताया था स्पेक्ट्रेंट में कि खांसी होती है, गिल्ली खांसी होती है, एक आपका सूखी गिल्ली, मतलब इसमें स्पटम बाहर आता है, आपका जो सूखी खांसी होती है इसमें स्पटम आपकी कुछ भी बाहर नहीं आती, तो उसके लिए हम यूज़ करते थे एंटीट्रेसिव। तो ऐसे एक्सपेक्टोरेंट्स, ऐसे ड्रग जो एंटीट्रेसिव के रूप में यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें एडिक्टिंग मतलब ओपिएट, जैसे आपका कोडेन होता है या कोडेन फॉस्फेट, ये ड्रग आपका एज अ इंग्रेडिएंट के रूप में उस कफ सिरप में प्रेजेंट रहता है। तो ये कोडेन, ओपीएम क्या होते हैं, ये सब आपके नशा के रूप में हम यूज़ करते हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं नशे के रूप में। तो इसके क्या हो जाए, एडिक्शन हो जाएगी आपकी, मतलब इसको बार बार आप यूज़ करना शुरू करेंगे। तो कोई इसको जो गलती से अगर ये ड्रग, ये कफ सिरप बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो ये उसमें हम लोग डाल देते हैं ताकि गलती से या जाने अनजाने में उसको ले लिया, पूरा पूरा पी लिया। तो इमेटिक्स उसमें डालने से क्या होगा कि स्टोमक में जैसे उस सिरप आपके स्टोमक में जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन होने से पहले ही ये इमेटिक्स क्या करेगा, स्टोमक के अंदर इरिटेशन कॉज करना स्टार्ट कर देगा। और जो कुछ भी हमने सिरप, जिसने भी वो सिरप गलती से लिया या जानबूझ के लिया, वो जो कुछ भी कंटेंट रहेगा स्टोमक से, वो सब कुछ बाहर आ जाती है। और इससे क्या हो जाता है, आपका एडिक्शन आपको कॉज होना स्टार्ट नहीं होगा किसी भी ओपीएम का, क्योंकि ओपीएम क्या करता है, आपको नशा लता, आपको ब्रेन को बहुत ज़्यादा आपका क्या नाम है डिप्रेस भी कर सकता है, हेलुसिनेशन भी कॉज करती है। तो इस सबको जो साइड इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका सेकेंड और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है ये, क्योंकि एंटीट्रेसिव में बहुत ज़्यादा कोडेन हम यूज़ करते हैं, करने के कारण क्या, तो लोग इसको मिसयूज़ इस सिरप्स को मिसयूज़ करते हैं, नशे के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट उस पेशेंट्स के ऊपर नहीं हो, उन पर्सनस के ऊपर नहीं हो जो उसको मिसयूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस ड्रग में हम इमेटिक्स डाल देते हैं। थर्ड एंड आपकी जो यूज़ है, हम यूज़ करते हैं, आपको बताया पॉइजनिंग के लिए। कोई जानबूझ के पॉइजन खा लिया या अनजाने में कोई पॉइजन खा लिया, तो उस केस में खाने, जैसे आपने खाया, खाने के बाद स्टोमक में गया, तो एब्जॉर्प्शन होने से पहले क्या होता है, इमेटिक्स जब आप हम एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, तो इमेटिक्स का काम क्या होता है, जो भी स्टोमक के अंदर आपका कंटेंट, उस कंटेंट को क्या कर देगा, बाहर करेगा। तो जैसे कंटेंट आपके स्टोमक के अंदर ये
पॉइजन पहुंचा, साथ में इमेटिक्स दे दिए, तो इमेटिक्स क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन से पहले, उसके साइड इफेक्ट्स शो करने से पहले ही आपके क्या होता है, आपके स्टोमक से हमारी बॉडी से वो बाहर आ जाती है। ये 3 मेन इसके यूजेज होते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ लिखा है नेचुरल इमेटिक्स। ये कुछ ऐसे ड्रग्स या कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे घर पर मिलते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी केस में। और ये आपके इमेटिक्स, इनको बोलते हैं नेचुरल। जैसे सॉल्ट वाटर, मतलब 1 गिलास पानी लो, उसमें आपके 2-3 चम्मच पानी आपको नमक डाल दो, जो आपका NaCl आती है उस नमक को डाल दो, उसको किसी को पिला दो तो अपने आप वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब नेचुरल होम आपका रेमेडीज़ होते हैं। जब कोई पॉइजन ले लेता है आपको कॉज होती है। वार्म वाटर, लीक वार्म, जो पानी गर्म पानी पीते हैं आप, इसको करके देख भी सकते हैं। जैसे आप 2-3 गिलास गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी 3 गिलास पी लीजिए, आपको कुछ भी जो स्टोमक के अंदर होगी सब कुछ आपका बाहर आ जाएगा, वोमिटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। मस्टर्ड सीड, जो आपके सरसों के दाने होते हैं, सरसों होते हैं, वो आपका कॉज करता है। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आपने पिए, जैसे 1 कप कॉफ़ी आपने बनाया, उसमें 3-4 चम्मच आप कॉफ़ी डाल दीजिए, दूध लीजिए, उसमें 3-4 चम्मच कॉफ़ी डाल दीजिए, उसको पीजिए, वो भी क्या करेगा, आपका वोमिटिंग कॉज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ऐसे नेचुरल इमेटिक्स हैं जो हमारे घर पर मौजूद हैं। इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं कोई अगर जाने या अनजाने में पॉइजन ले लेता। लेकिन इसके अलावा इमेटिक्स जो आपके होते हैं, कुछ केसेस में हम इमेटिक्स यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोरोसिव पॉइजनिंग होती है। कोरोसिव पॉइजनिंग का मतलब होता है किसी ने आपकी एसिड्स का ले लिया, एसिड यूज़ कर लिया, उस केस में हम इस इमेटिक्स को यूज़ नहीं करते, क्योंकि इमेटिक्स यूज़ करेंगे तो फिर क्या करेगा, कॉज करेगा। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन से कॉज करता है, तो इससे क्या होगा, मसल्स की आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विद दिस कोरोसिव जो एसिड से वो बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा एसिड्स आपके मसल्स के आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्या करो, मसल्स को हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे। तो कोरोसिव पॉइजनिंग के केस में हम इमेटिक्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये आपके 1 नंबर के, या जो आपके आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये पूछ सकता है कि आपका इन विच केस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इमेटिक्स आर नॉट यूज। तो वन ऑफ द केस जो होता है आपका कोरोसिव जो पॉइजनिंग होती है, उस केस में हम इन इमेटिक्स को यूज़ नहीं करते। पहला कंपाउंड हम देखेंगे जो इमेटिक्स के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं, आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है आपका कॉपर सल्फेट। आपके सिलेबस में 2 आपका कंपाउंड दिया गया है, एक कॉपर सल्फेट है और दूसरा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो पहले हम देखेंगे कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है MF आपका है, MF मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला Cu कॉपर सल्फेट SO4 .5 वाटर मोलिक्यूल वहाँ पर इंट्रैप रहता है। मोलिकुलर वेट 249। सिनोनिम मतलब किसी और नाम से जाना जाता है तो वो है ब्लू विट्रोल। ये सिनोनिम याद रखिएगा। आपके 1 नंबर जो पहला सेक्शन होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, एक लाइन का सब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन कंपलसरी होता है उसको अटेम्प्ट करना, उसमें ये सीधा पूछ देता है कि नेम द आपका गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ द ब्लू विट्रोल, ऐसे दे देगा आपको। राइट द केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम या आपका गिव द नेम। तो ब्लू विट्रोल, आपको कॉपर सल्फेट को ही ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सिनोनिम है। प्रिपरेशंस में क्या करते हैं, 2 मेथड है प्रिपरेशन के। पहला, कॉपर हम मेटल्स एज सच लेंगे, उसमें सल्फ्रिक एसिड डालेंगे और ऑक्सीजन उसमें से क्या करेंगे, पास करेंगे। पास करने के कुछ देर बाद आपका क्या होता है, कॉपर सल्फेट आपको वहाँ पर फॉर्म होता है, साथ में वाटर। सेकेंड प्रोसेस में क्या करते हैं, कॉपर मेटल लेंगे और सल्फर आपको पास करेंगे, सल्फर के साथ ट्रीट करेंगे और साथ में ऑक्सीजन उसमें से क्या करेंगे, हम पास करेंगे, मतलब हीट करेंगे विद ऑक्सीजन के साथ। तो ये कन्वर्ट रहता है कॉपर सल्फेट में और साथ में रहता है कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट बना है, इसको फर्दर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कॉपर सल्फेट में बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट H2O4। जब इस कॉपर ऑक्साइड्स को डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करेंगे, तब ये जाके बनाता है कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो ये 2 मेथड होते हैं प्रिपरेशंस के, जिस मेथड से हम कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सिंस ये जो अकर होता है हमें मिलता है वो एज ए डीप ब्लू क्रिस्टलाइन ग्रेनुल्स, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो क्रिस्टल्स के रूप में अकर होता है, कलर उसकी क्या रहती है, डीप ब्लू कलर आपका रहता है। ठीक, देन ये नोसिस एंड मेटलिक टेस्ट, उसको जो आप टेस्ट करेंगे तो कैसा टेस्ट होगा, नोसिस मतलब आपको वोमिटिंग की फील होगी, वोमिटिंग भी आ सकता है। और मेटलिक की टेस्ट, जैसे मेटल टेस्ट होता है वैसा ये टेस्ट करेगा। वाटर में और ग्लिसरीन में फ्रीली सोल्यूबल है। और जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, मतलब वाटर में डिजोल्व करेंगे और उस सॉल्यूशंस में जब हम लिटमस पेपर डिप करेंगे तो लिटमस पेपर आपका एसिडिक शो करेगा। मतलब आप इस चीज़ याद रखना, जैसे लिटमस पेपर आपको पढ़ाया होगा एनालिसिस में, लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, एक आपका रेड होता है और एक आपका ब्लू होता है। तो
बी फॉर ब्लू, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस। जब आपका लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, ब्लू का ब्लू रहेगा, तब तो या तो न्यूट्रल रहेगा या फिर आपका क्या हो जाएगा, वो बेस होगा। देन दूसरा आपका लिटमस पेपर दो ही तरह कहते हैं कि रेड होता है, ब्लू होता है। तो ब्लू रहेगा तो आपका बेस हो गया, अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक हो गया। तो ये आपका मतलब जब ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, इस एक्वा सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट लेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, उसमें जब ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे, या फिर आप न्यूट्रल जो पीएच पेपर है तो उसको भी आपका जब आप उसमें डिप करेंगे तो रेड की तरफ आपका वो या रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं इट इज़ एसिडिक टू लिटमस बोलते हैं। रिएक्शंस में दो ही रिएक्शंस इसके हैं। जब इसको हम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, पहला है जब इसको हम हीट करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, आपका सल्फेट जो है एज ए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में गैस बन के क्या होता है, यहाँ से इवापोरेट हो जाता है और आपका हमें क्या मिलता है, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड मिलता है। ये जब बहुत ज़्यादा अचानक हाई टेम्परेचर पर मतलब 300-400 डिग्री पर हीट करेंगे तब जाके ये सा हमें प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मीन्स पहले आप 100 डिग्री पर हीट करेंगे तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल आपका इवापोरेट होते हैं और ये कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। देन उसको फर्दर हीटिंग आप बढ़ाते हैं 100 डिग्री से 140 पर ले जाते हैं तो अगेन इसमें से 3 में से 1 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इवापोरेट हो जाता है और आपका बनता है कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट। उस टेम्परेचर का अगेन जब हम इंक्रीज करेंगे 200 पर ले जाएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल पूरी तरह इवापोरेट यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमें क्या बचेगा, कॉपर सल्फेट। और इसी को फर्दर जब हम फर्दर हीट करेंगे और हाई टेम्परेचर पर 300-400 डिग्री टेम्परेचर पर तो ही कॉपर सल्फेट आपको कन्वर्ट होता है कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। यही इसके आपके क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये दोनों इसके क्या है, आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़। ना अब हम देखेंगे कॉपर सल्फेट का जो ऐसे कैसे हम करते हैं। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी सिलेबस में ऐसे दिया गया उस सिलेबस को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जो बी सेक्शन होता है 10 नंबर का या सी सेक्शन होता है 7 नंबर या 5 नंबर का, उसमें क्या करते हैं कि आपके 2 या 3 या 4 आपके ड्रग दे देंगे और उनको सीधा दे देगा कि राइट द ऐसे ऑफ द फॉलोइंग 4 ड्रग्स, जो भी आपका ड्रग्स दिया रहेगा। तो इन ड्रग्स का ऐसे आपको ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसे का मतलब होता है कि जो भी ड्रग आपका दिया गया वो ड्रग वो सच में है और है भी तो कितने अमाउंट में वहाँ पर प्रेजेंट है। तो जिस मेथड से इस चीज़ को हम पता करते हैं उन्हीं को इन शॉर्ट बोलते हैं, हम आपका ऐसे बोलते हैं। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, जो आपका कॉपर सल्फेट का ऐसे इट इज़ बेस्ड ऑन द रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड। रिडॉक्स आपने पढ़ा होगा एनालिसिस में, रिडॉक्स 2 वर्ड का है, रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो मेथड होती है, रिएक्शंस होता है, उसी के ऊपर ये बेस्ड आपका। इसमें क्या करते हैं, 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे, उसको 50 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे एंड देन 4 ml एसिटिक एसिड उसमें हम डालेंगे। डालने के बाद देन उसके बाद क्या होता है, वहाँ से आयोडीन लिबरेट होगा। उस आयोडीन को हम टाइट्रेट करते हैं यूजिंग 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट एज अ इंडिकेटर अंटिल द ब्लू कलर आपका वेर्निसेस। मतलब उस समय तक हम करेंगे, मतलब ये लेंगे आपका आयोडीन जब यहाँ से लिबरेट होता है तो 1.1 नॉर्मल जो हम ब्यूरेट में आपका लेंगे सॉल्यूशंस, उस 1 नॉर्मल ब्यूरेट में आपका सोडियम सल्फेट यहाँ पर हम डालते हैं, सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं, उसके साथ हम टाइट्रेट करेंगे। और इंडिकेटर हम क्या यूज़ करेंगे, पोटेशियम थायोसाइनेट। और कब तक टाइट्रेशन करेंगे, जब तक कि ब्लू कलर, इस पोटेशियम थायोसाइनेट्स की ब्लू कलर आपको डिसअपियर नहीं हो जाती है, तब तक हम ये क्या करेंगे, इस टाइट्रेशन को आपका कैरी आउट करेंगे। जैसे ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब आपका रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। क्योंकि आपने एनालिसिस में पढ़ा होगा इंडिकेटर्स का मतलब इंडिकेट करना, मतलब आपके रिएक्शंस कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, उस चीज़ को जो कंपाउंड इंडिकेट करता है उसी को बोलते हैं हम इंडिकेटर। मेनली हम इसको यूज़ करते हैं टाइट्रेशन मेथड्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे पोटेशियम थायोसाइनेट, ये हम यूज़ करते हैं। रिएक्शंस ये है कॉपर सल्फेट में, जब हम आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को जो ये है कॉपर सल्फेट लिए, वाटर डिजोल्व किए, उसमें 4 ml एसिटिक एसिड डालते हैं और पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, रिएक्शन होता है और आपका बनाता है पोटेशियम आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड आयोडाइड प्लस कॉपर सल्फेट। ये क्यूप्रिक जो ऑक्साइड आपका आयोडाइड होता है, ये क्या करता है, सेल्फ अपने आप को फिर से रिड्यूस करके ये आपका आयोडीन को लिबरेट करता है। और जैसे ही आयोडीन, यही लिबरेटेड आयोडीन जो होता है, हम जो टाइट्रेशन ऊपर करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, सोडियम थायोसल्फेट ये फॉर्मूला है, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद अगेन ये आपका रिड्यूस होते जाएगा सोडियम आयोडाइड में।
ये उस समय तक रिएक्शन होते जाएगा जब तक कि जो हमारा बीकर जो यहाँ पर हम लेते हैं लास्ट में कोनिकल फ्लास्क जो लेते हैं नीचे, उसमें जब तक ये आयोडीन आपका प्रेजेंट रहेगा उस समय तक ये आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे आयोडीन हमारा खत्म हुआ, वो रिएक्शन आपका क्या करता है, आपका ये जो पोटेशियम थायोसाइनेट जो आपका रहेगा वो इसके साथ यूज, आपका जो पहले स्टेप में जो बना है इसके साथ क्यूप्रस आयोडाइड के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा और यही आपका ब्लू कलर को क्या करता है, चेंज करता है। तो जैसे ये चेंज हुआ ब्लू कलर, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका पोटेशियम कॉपर साइनाइड बन गया, थायोसाइनेट बन गया और पोटेशियम आयोडाइड। तो ये क्या करता है, आपका कलर जो पोटेशियम थायोसाइनेट का है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो जैसे ही ब्लू कलर डिसअपीयर हुआ, इसका मतलब आपका रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यही इसका टाइट्रेशन मेथड। ठीक, ये 4 आपके जो 1 2 3 4 ये रिएक्शन स्टेप, ये रिएक्शन स्टेप आप नहीं लिखेंगे तो आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होता। देन लास्ट में आपका आता है जो कितना ml आपका सोडियम थायोसल्फेट यूज हुआ, उसके अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं कि दिए हुए कंपाउंड, आपके जो कंपाउंड है उसमें कितना कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूला से 0.1 आपका 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट इज इक्विवेलेंट टू यूजेस में इसका 2 सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहला यूज हम करते हैं एज ए एंटीडोट, क्योंकि क्या इमेटिक्स है, मतलब जो कुछ भी आपका स्टोमक में प्रेजेंट है उस चीज़ को फोर्सफुली क्या करता है, आपका बाहर निकाल देता है। तो एंटीडोट आपका होता है, एंटीडोट आपको सिलेबस में है, आपको इसका आपको वीडियो मिलेगा। एंटीडोट का मतलब होता है पॉइजन की इफेक्ट को जो कम कर देता है या ख़त्म कर देता है जो कंपाउंड, उन्हीं को बोलते हैं हम एंटीडोट। तो सिंस ये इमेटिक के रूप में काम करता है, मतलब स्टोमक में आपके जो कुछ भी है उसको बाहर निकालने के लिए। तो कोई पॉइजन गलती से या अनजाने में खा लिया तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, पहला यूज़। दूसरा, ये रिएजेंट है, हम बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं लैब में, एक बेनेडिक्ट एफेलिंग, खासकर आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को आपका उनकी कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए कि दिया हुआ कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम इसको ये 2 सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं। इन दोनों सॉल्यूशंस का ये कंपोजिशन है, कॉपर सल्फेट को हम यूज़ करते हैं आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस और फेलिंग सॉल्यूशंस को बनाने के लिए। फिर इन 2 सॉल्यूशंस को हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट की पता करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है कि नहीं है उस चीज़ को पता करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूजेज, यही 2 मेन यूजेज होते हैं। तो ये ऐसे है और ये आपका यूजेज है। ये पहला कंपाउंड है कॉपर सल्फेट।